नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश सिकरवार। क्या वास्तव में कालचक्र बदल रहा है? अगर गौर से हम देखें तो ये केवल प्रधानमंत्री की स्वीकारोक्ति ही नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि ये देखना होगा कि वास्तव में कालचक्र में परिवर्तन आ रहा है। पहले अपराधियों पर कार्रवाई होती थी, गलत करने वालों पर कार्रवाई होती थी, लेकिन आज उन लोगों पर कार्रवाई हो रही है जो कि खुद पीड़ित हैं और शिकायत करता है। कल आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक, जो कि इस समय अस्वस्थ भी हैं और अस्पताल में हैं, उनके घर सीबीआई की रेड पड़ी। क्या वो आर्थिक अपराधी हैं या क्या उन्होंने ऐसा कोई काम किया है जो सीबीआई उनके घर तक आन पहुंची? तो आप सभी लोगों को जानकारी होगी कि सतपाल मलिक जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहने के दौरान भी सरकार से यानी कि प्रधानमंत्री मोदी से सवाल जवाब करते रहे। 2019 में उन्होंने जब 2019 में दो परियोजनाओं में घूस दिए जाने की शिकायत प्रधानमंत्री से की, तो निश्चित तौर पर उनसे चुप रहने को कहा गया। जब उन्होंने पुलवामा हमले में शहीद जवानों के लिए प्रधानमंत्री को सूचना दी, तब भी उनको जो रक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल और उनके सहपाठी भी रहे हैं, तो उनकी ओर से कहा गया कि इस मामले में आप चुप ही रहिए। तो आखिर मामला क्या था जो पूर्व राज्यपाल के यहाँ सीबीआई की रेड पड़ी? 2 प्रोजेक्ट वहाँ थे। एक बीमा से संबंधित वो था जिनको कि प्रमुख उद्योगपति अनिल अंबानी देख रहे थे, और एक प्रोजेक्ट था जिसमें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक के बड़े नेता, जो कि अब भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करते हैं, राम माधव, उन पर ये आरोप था कि उन्होंने इन 2 प्रोजेक्टों को पास कराने के लिए राज्यपाल सतपाल मलिक को परसों किया और ये कहा कि ये कर दीजिए, इसमें 150 करोड़ की राशि मिलेगी। सतपाल मलिक ने इसकी शिकायत प्रधानमंत्री, चूँकि वो भारतीय जनता पार्टी के भी काफ़ी खास थे, तो उन्होंने वहाँ की, लेकिन वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं मिला। पुलवामा हमले के बाद जब उन्होंने ये नहीं किया तो उनसे जम्मू कश्मीर का प्रभार ले लिया गया और उन्हें एक छोटे से राज्य में स्थानांतरित किया। जब वो भी हुए तो उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर सरकार से सवाल जवाब जारी रखे, चाहे किसानों का आंदोलन रहा हो। उस समय भी सतपाल मलिक ने सरकार को सलाह दी थी कि आप किसानों की बात मान लीजिए, क्योंकि किसानों के साथ गलत हो, लेकिन सरकार नहीं हुई। पहलवान बेटियों का भी जब संघर्ष हुआ तो तब समझ लीजिए आपकी सरकार की ओर से पूर्व राज्यपाल की ओर से चिताया गया कि इनको आप न्याय दीजिए। आपके सांसद यानी कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने इन बेटियों के साथ गलत किया, लेकिन सरकार नहीं जागी और न ही उसने इस मामले में कुछ किया। तो राज्यपाल और प्रधानमंत्री के मध्य, या यूँ कह लीजिए सत्ता शीर्ष के मध्य में यह संघर्ष चलता रहा। पहले भी सीबीआई ने उन्हें उनके आवास पर बैठकर उनसे पूछताछ की थी, और कल उनके से जुड़े लोगों
ड्राइवर या अन्य सहायक लोगों के यहाँ छापे मारे गए और निश्चित तौर पर उन्हें परेशान करने का प्रयास किया गया। सतपाल मलिक के जो आरोप हैं, मैं ये नहीं कहता कि उसमें सत्यता है या ये सत्य ही होंगे, लेकिन अगर कोई आरोप लग रहा है तो क्या सरकार उनके खिलाफ जांच कराएगी या नहीं कराना चाहिए? जांच तो होनी ही चाहिए थी, लेकिन उन्होंने जांच न करा के जिन लोगों के ऊपर आरोप लगे कि वो परेशान कर रहे हैं और उन्होंने घूस देने की पेशकश की, उनके खिलाफ जांच न करा के वो जांच जिन्होंने शिकायत की उनके खिलाफ होना तो ये चाहिए। राज्यपाल की आरोपों को गंभीरता से लेकर दोषियों पर कार्रवाई की जाती है, लेकिन जैसा कि आरोप है कॉरपोरेट की ये कोशिश सरकार है और ये सरकार जितना पोषण कर रही है वो कोई दो भी छिपी बात नहीं रही है, क्योंकि उद्योगपतियों को से ये सरकार उनका संरक्षण कर रही है। किसानों का चाहे मुद्दा हो या अन्य तरह के मुद्दों हों, ये सरकार उद्योगपतियों के समर्थन में खड़ी होती दिख रही है। यहाँ पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक की बात हो रही थी, उन्होंने साफ ये कहा कि वो चाहे जितने उनके खिलाफ जांच करा ले, सरकार को यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। वो सिर्फ परेशान कर सकते हैं, लेकिन हमें झुका नहीं सकते। आशा है कि वो अपने उस पर कामयाब रहेंगे और चुनाव में भी ये मुद्दा वो बनेगा कि आखिर प्रधानमंत्री किस भ्रष्टाचार से लड़ने की बात करते हैं। क्या सतपाल मलिक ने कोई भ्रष्टाचार किया था? उन्होंने तो भ्रष्टाचार का खुलासा ही किया था, लेकिन उन लोगों पर कार्रवाई करने के बजाय किस प्रकार सतपाल मलिक के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। इधर एनडीए के खिलाफ इंडिया गठबंधन ने भी 2-3 राज्यों में अपना आकार लेना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश में सपा कांग्रेस के मध्य समझौता लगभग तय। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली, पंजाब और अन्य राज्यों में भी कांग्रेस से गठबंधन कर लिया है और महाराष्ट्र में भी ये समझौता लगभग तय है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि केवल अभी नोटिफिकेशन में 1 महीने से कम का वक्त है। ऐसा महसूस होता है कि इन दिनों खूब सरकारी जांच एजेंसियाँ सक्रिय होगी और इन पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन इन दलों के मुखियाओं ने भी ये तय कर लिया है कि भले ही जेल जाना पड़े, लेकिन वे सरकार की हठधर्मिता के खिलाफ नहीं झुकेंगे। इधर ट्विटर ने भी आरोप लगाया है कि सरकार उन पर कई जो हैंडल हैं, ट्विटर हैंडल हैं किसान नेताओं के, पत्रकारों को, उन पर पाबंदी लगाने की बात करती है। हालांकि वो इससे सहमत नहीं हैं, लेकिन सरकारी कानूनों के अनुसार वो सरकार की बात मान रहे हैं। उनके ये ट्वीट भारत में तो दिखाई नहीं देंगे, लेकिन अन्य देशों में ये दिखाई देंगे। तो ये देखना ये है किस प्रकार सरकार दमन चक्र चला रही है। चुनाव जीतने के लिए अब की बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार, इस नारे के साथ वो इस तरह से चिपकी हुई है कि इन किन प्रकारों से सत्ता चाहिए, उसे इस बात की परवाह नहीं है। इन्हीं सभी बातों का विरोध उसने इमरजेंसी के दौरान किया था, जब कांग्रेस ने देश पर आपातकाल थोपा था और लोगों की अभिव्यक्ति की आज़ादी छीनी गई थी। तो आज वही भाजपा लोगों की अभिव्यक्ति से खिलवाड़ कर रही है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।